नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडियो नगर। इस वीडियो में अपने बात करेंगे राजस्थान की कृषि के बारे में। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि यूट्यूब पर आज आप किसी भी टॉपिक पर सर्च करें, आपको एक ही टॉपिक की ढेरों वीडियो मिल जाएंगी। परंतु उनमें क्या है, क्लासेस चल रही है, यानी कि आपको हर बात क्या है ब्लैक या वाइट बोर्ड के माध्यम से लिख के समझाई जा रही है। यानी कि जो लिखने में समय क्या है आपका लगता है वो एक्स्ट्रा समय जा रहा है। हमारी वीडियो है जो टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो पहले से ही हमारी वीडियो नगर टीम के द्वारा टाइप करके सुंदर व स्पष्ट आपके लिए तैयार की जाती है, जिससे कि जो लिखने में समय लगता है वो ना लगे और कम से कम समय में आपको जो टॉपिक है वो कवर करवाया जा सके। हम क्या है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 से 12 तक की कक्षाओं की, उनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको छांट कर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यह रही बात आपके नोट्स बनाने की, तो इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 70% भाग कृषि कार्यों पर आधारित है। यानी कि जो राजस्थान की जनसंख्या है उसका 70% भाग क्या है, कृषि कार्यों में लगा हुआ है। भारत की कुल जनसंख्या भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में 11% क्षेत्रफल है। कृषि जोतों में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। शस्य गहनता अनुपात में राजस्थान का चौथा स्थान है। ज्वार, बाजरा, सरसों, मेथी, धनिया, राई, जीरा, इसबगोल के उत्पादन में क्या है, राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है। दाल, चना, जौ, मक्का के उत्पादन में क्या है, राजस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है। अरंडी, लहसुन, सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान भारत में तीसरे स्थान में आता है। राजस्थान के कुल कृषि क्षेत्रफल के 29.5 भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तथा शेष भाग क्या है जो वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई के साधनों में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, नलकूपों से भरतपुर, नहरों से और श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में क्या सर्वाधिक नहरों से होती है। तालाबों से भीलवाड़ा में, नदियों से डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में सर्वाधिक सिंचाई होती है। वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता के कारण यहाँ की जीडीपी में कृषि से प्राप्त आय का योगदान वर्तमान में घटा है। सामान्य रूप से राजस्थान की कृषि पर 4 प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ा है। पहला कारक है भौतिक कारक। इसके अंतर्गत जलवायु की विभिन्न दशाओं यथा वर्षा, तापमान, मिट्टी की उर्वरकता, स्थलाकृतियाँ, ढाल आदि शामिल किए गए हैं। संस्थागत कारक इसके अंतर्गत भूमि सुधार अर्थात चकबंदी, हदबंदी, काश्तकारी अधिकार, भूमि का पुनर्वितरण आदि आते हैं। भारत में संस्थागत समस्याएं यहाँ की औपनिवेशिक पृष्ठभूमि की देन है। तीसरा है संरचनात्मक कारक। इसके अंतर्गत कृषि की उत्पादकता बढ़ाने वाले तकनीकी एवं विज्ञान आधारित निवेश आते हैं। इनमें एचआईवी बीज, रासायनिक व जैव उर्वरक, सिंचाई, ऊर्जा, मशीनी एवं कीटनाशक प्रमुख हैं। इसमें प्रथम 4 कारक भारतीय कृषि में हरित क्रांति लाने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहे हैं। आगे है राजनीतिक प्रशासनिक प्रयास। भारतीय कृषि की गति देने में राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता की प्रमुख भूमिका रही है, क्योंकि संस्थागत एवं संरचनात्मक कारकों की सफलता इसी पर निर्भर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बीमा, साख उपलब्धता, विपणन एवं भंडारण केंद्र तथा अन्य कृषि आधारभूत संरचनाओं का विकास आदि राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता की मांग करते हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान में फसल उत्पादन का क्रम या भारत में जो स्थान है उसके बारे में। तो प्रथम स्थान है, उसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि मौज से सब्जी में इधर, यानी कि ट्रिक क्या है, मौज से सब्जी में इधर। तो आपको याद रखना है कि जो मोठ कहाँ पे होता है सर्वाधिक, नागौर, चूरू और बीकानेर में होता है। मोठ उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। ये जो अभी बता रहे हैं आपको, इन सभी का क्या है, भारत में प्रथम स्थान है उत्पादन में। ठीक है।
तो जवार सर्वाधिक अजमेर में होती है। सरसों अलवर, भरतपुर व टोंक जिले में होती है। बाजरा अलवर एवं बाड़मेर में होता है। जीरा जालौर में। मेथी मेहंदी, ये मेथी नागौर में होती है। मेहंदी सोजत पाली में होती है। गिलहुड राजस्थान में। और लाल रंग की रसनी मेहंदी के लिए गिलहुड मेहंदी कैप प्रसिद्ध है। ईसबगोल सर्वाधिक जालौर में होता है। धनिया बारां में, राई सीकर जिले में होती है। इन सभी फसलों के उत्पादन में क्या है, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। आगे द्वितीय स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है जोधा चना मक्का, यानी कि जौ दाल चना और ये क्या है, मक्का क्या है, सर्वाधिक राजस्थान में दूसरे स्थान पे है ये इन फसलों में। तो जौ सर्वाधिक जयपुर में होते हैं, दाल पाली में, चना बीकानेर में और मक्का उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में होता है। राजस्थान में जो फसल उत्पादन में तीसरे स्थान पर फसलें हैं, अरंडी, लहसुन एवं सोयाबीन की है। इसके लिए आप आलसी शब्द याद रख सकते हैं। जो आलसी हैं हमेशा तीसरे नंबर पर ही आते हैं, वो कभी पहले नंबर पर नहीं आते। तो अरंडी है वो जालौर ज़िले में होती है। लहसुन है वो बारां ज़िले में। और सोयाबीन क्या है, झालावाड़ ज़िले में होती है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान में 50 सेमी समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। शुष्क प्लस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें मोटा अनाज व दाल की खेती होती है। आंध्र जलवायु प्रदेश, रबी प्लस कपास एवं गन्ना एवं धान की खेती इसमें होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला है गंगानगर जिला। राजस्थान में न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है, चूरू। तो राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर जिला क्या है, सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला है राजस्थान में। राजस्थान में न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ जिला क्या है, न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर जिला क्या है, सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल वाला जिला है। राजस्थान में न्यूनतम कृषि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, राजसमंद है। खरीफ की फसल में सर्वाधिक बोई गई फसल कौन सी है राजस्थान में, बाजरा, यानी कि खरीफ की फसल में राजस्थान में सर्वाधिक क्या बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है। रबी फसल में सर्वाधिक बोई गई फसल कौन सी है, गेहूं की फसल है। तेलीय फसल में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है राजस्थान में, तो सरसों क्या है राजस्थान में तेलीय फसलों में सर्वाधिक बोई जाती है। राजस्थान में कृषि भूमि क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस प्रति भूमि 1 से 5 वर्ष तक कोई फसल नहीं बोई गई हो उसे क्या कहते हैं, प्रतिभूमि कहते हैं। और बंजर कहते हैं कृषि की अयोग्य भूमि, जिसमें क्या है अपनी किसी भी प्रकार की जो फसलें हैं उनका उत्पादन नहीं होता, वो क्या है, बंजर भूमि कहलाती है। भारतीय खाद्य निगम तथा कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1965 में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित कर 1985 में रखा गया था। पहले इसका नाम था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया था। कृषि का आधुनिकीकरण 1966-67 में हुआ। कृषि के लिए प्रथम बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी तथा व्यवस्थित ढंग से 1975-76 में इसे लागू किया गया था। वृहद फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में, फिर 1999 एवं 2000 में नाम बदलकर इसका क्या है, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना कर दिया गया था। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 एवं 1980 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई, 1998 में हुई थी। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा 2001 में हुई। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 2004 में इसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन को बनाया गया था। किसान कॉल सेंटर की स्थापना जनवरी 2004 में हुई। आगे कृषि सुधार के लिए जो कार्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है बिचौलियों का अंत हुआ 1 नवंबर 1956 में। जो फसलों की खरीद फरोख्त के लिए बिचौलिए थे उनका अंत कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। काश्तकारी अधिनियम बना तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हासिल व्यवस्था
चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। हथबंदी कानून 1954 में लागू हुआ। भारत में सबसे पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर में आज भी एक परिवार 22.7 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं रख सकता है। चकबंदी कानून यह भी 1954 में लागू हुआ। वर्तमान में बिहार, पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में चकबंदी कानून क्या है? लागू है। आगे बात करते हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था में लगान विधि। तो जमींदारी राजस्व प्राप्त करने वाले को ही भूमि का मालिकाना हक प्राप्त था। रेयतवाड़ी से तात्पर्य काश्तकार से है। इसमें भूमि का मालिकाना हक काश्तकार को ही होता था। काश्तकार स्वयं सरकार को लगान देता था। महलवाड़ी से तात्पर्य ग्राम समुदाय से है। इसमें लगान चुकाने का हक पूरे ग्राम समुदाय को होता था। ग्राम प्रधान राजस्व वसूली कर सरकार तक पहुंचाता था। कृषि जोतों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। सीमांत जोत, इसमें 1 हेक्टेयर से कम की कृषि क्षेत्र को लिया जाता है, यह 58% है। छोटी जोत में 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक के क्षेत्र को लिया जाता है, यह 27.2% है। मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर तक की भूमि को लिया जाता है, यह 7.2% है। बड़ी जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि को लिया जाता है, यह 7.6% है। भारत में कृषि जोतों का औसत आकार 1.65 हेक्टेयर है। राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार 3.32 हेक्टेयर है। भारत में सर्वाधिक कृषि जोतों का औसत आकार राजस्थान में है और दूसरा क्या है? पंजाब में है। चलिए आगे बात करते हैं कृषि भूमि के प्रकारों के बारे में। सबसे पहले है बरानी कृषि या वर्षोपोषित कृषि, ऐसी भूमि जो केवल वर्षा पर निर्भर होती है। तो राजस्थान में क्या है? 70.5 भाग है राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? वो वर्षा पर निर्भर है। शुष्क कृषि, ऐसी भूमि जिस पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आंध्र कृषि, ऐसी भूमि जिस पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान परिषद की स्थापना पटनचेरू, हैदराबाद में की गई। आगे है शुष्क क्षेत्र के विकास के लिए काजी की स्थापना जोधपुर में की गई। कृषि में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक है सर्वाधिक जो उपयोग किए जाते हैं। कार्यशील जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर है। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों की प्रमुख फसल क्या है? कागनी है। राजस्थान की प्रथम कृषि नीति 26 जून 2013 में जारी की गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में। राजस्थान में वर्तमान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, जिनमें से 3 नए हैं, जालौर, गंगानगर और सीकर। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश अर्ध आंध्र दक्षिणी मैदान है, दूसरा लूणी नदी का परिवर्तनशील मैदान है और तीसरा अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदान है। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश बाढ़ उन्मुखी पूर्वी मैदान है। कृषि जलवायु प्रदेश का नाम व सम्मिलित जिला आगे आपको बताया जा रहा है। तो पश्चिमी मैदान में क्या है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू जिले को लिया गया है पश्चिमी मैदान में। उत्तरी पश्चिमी मैदान में गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले आते हैं। परिवर्तनशील मैदान में नागौर व सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र आता है। लूणी नदी का जो मैदान है इसमें नागौर, सीकर, पाली एवं सिरोही का क्षेत्र आता है। अर्धशुष्क पाली मैदान क्या है? इसमें अजमेर एवं जयपुर टोंक का क्षेत्र आता है। बाढ़ उन्मुखी मैदान अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर तथा करौली जिला इसमें आता है। अर्ध आंध्र दक्षिणी मैदान में भीलवाड़ा एवं उदयपुर आता है। अरावली पहाड़ी में राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़। दक्षिणी मैदान में बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। दक्षिणी पूर्वी मैदान में कोटा, बूंदी एवं बारां व झालावाड़ जिला दक्षिणी पूर्वी मैदान में आता है।
आगे बात करते हैं कृषि के प्रकारों के बारे में। तो सामान्यतः को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तो पहला भाग है निर्वहन कृषि। इस प्रकार की कृषि एक कृषक परिवार अपने निर्वहन के लिए करता है। इस प्रकार की कृषि में ना तो कृषि की उस तकनीकों को अपनाया जाता है और ना ही अच्छे बीजों का उपयोग किया जाता है। यह सामान्य कृषि औजारों के द्वारा ही संपन्न होती है। इसे पुनः तीन भागों में बांटा गया है। किसको? निर्वहन कृषि को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है गहन निर्वहन कृषि। इस प्रकार की कृषि में एक कृषक के परिवार एक खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल प्राप्त करता है। सामान्य कृषि यंत्रों के माध्यम से यह कृषि राजस्थान के पूर्वी भाग में की जाती है। दूसरा भाग है जलवासी पशुचारण। विपरीत जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रतिकूल स्थल वाले क्षेत्रों में राइका, रेवारी, गडारिया व लाहौर जाति अपने पशु संपदा के साथ कुछ समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करती है। ऐसा प्रवास सर्वाधिक शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में होता है। आगे है स्थानांतरित कृषि। यह कृषि पेड़ों को काटकर आदिवासियों के द्वारा की जाती है। दूसरा जो भाग है कृषि का, वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि में पशुपालन एवं बाजार में कृषि उत्पाद की बिक्री हेतु किया जाता है। इससे विस्तृत कृषि क्षेत्र एवं अधिक पूंजी का उपयोग होता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा संपन्न होते हैं। इसे पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें फसल वाणिज्य के उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं व मक्के की कृषि इस कृषि के अंतर्गत सामान्य रूप वाली फसल है। राजस्थान में यह कृषि पूर्वी भाग में की जाती है। आगे है मिश्रित कृषि। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं व्यवसाय करना मिश्रित कृषि कहलाता है। इस प्रकार की कृषि में भूमि उपयोग कृषि उत्पाद के लिए पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। राजस्थान में यह कृषि अर्धशुष्क जिलों में की जाती है। तीसरा भाग है रोपण कृषि। इस कृषि में राजस्थान में केवल केले की कृषि होती है। राजस्थान में केले की कृषि 2010 में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में की गई थी। वर्तमान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर में पर्याप्त मात्रा में केले की खेती की जा रही है। इस प्रकार की कृषि में अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। किसमें? रोपण कृषि में। चलिए आगे बात करते हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र में राज्य कुल प्रतिवेदन भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ष 2015-16 में 342.67 लाख हेक्टेयर था। अपने बात कर लेते हैं बोए गए क्षेत्र और प्रतिशत के बारे में। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र था 180.24% और 180.24 हेक्टेयर और 52.60%। बंजर भूमि 38.95 लाख हेक्टेयर और प्रतिशत था 11.37%। वनिकी था 27.52 और लाख हेक्टेयर और प्रतिशत था इसका 8.03%। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि 23.95, इसका प्रतिशत था 6.99। अन्य चालू पड़त भूमि 19.66 लाख हेक्टेयर, इसका प्रतिशत था 5.74। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 19.45 लाख हेक्टेयर, इसका प्रतिशत था 5.68%। स्थायी चारागाह है एवं अन्य गोचर भूमि, इसका जो क्षेत्र था 16.75 लाख हेक्टेयर, प्रतिशत था इसका 4.88। चालू पड़त भूमि, इसका क्षेत्र था 15.97 लाख हेक्टेयर, प्रतिशत था 4.66%। वृक्षों के झुंड एवं बाग, इसका जो क्षेत्र था वो 0.21 था और 21 लाख हेक्टेयर था और प्रतिशत था 0.06। राजस्थान में कृषि जोत एक कृषक परिवार द्वारा कुल कृषि क्षेत्र में से शुद्ध बोया गया क्षेत्र जोत कहलाता है। राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार 3.32 हेक्टेयर है, जो कि भारतीय कृषि जोत आकार के औसत से क्या है? अधिक है।
औसत जोतों की दृष्टि से संपूर्ण भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही वीडियो लेके आते हैं जो आपकी सफलता के लिए आपको नज़दीक लेके जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं कृषि जोतों के पहले प्रकार के बारे में। जिन कृषक परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे लघु जोत के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सीमांत जोत। जिस कृषक परिवार के पास 1 से 4 हेक्टेयर के मध्य भूमि होती है उसे सीमांत जोत कहते हैं। तीसरा भाग है मध्यम जोत। जिस कृषक परिवार के पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि होती है उसे मध्यम जोत के नाम से जाना जाता है। चौथा है बड़ी एवं वृहद जोत। जिस कृषक परिवार के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है उसे क्या है, वृहद जोत के नाम से जाना जाता है। जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक स्थानांतरण नहीं किया जाता। प्राकृतिक कीटनाशकों दवाइयों का उपयोग वाली इस कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान में कृषि के मृदा निम्नीकरण एवं उसके संरक्षण के उपाय। पहला है राजस्थान में कृषि में मृदा निम्नीकरण व उसके संरक्षण के उपाय में मृदा अपरदन और मृदा क्षीणता मृदा संस्थान ह्रास के लिए 2 महत्वपूर्ण कारक वन उन्मूलन, अति पशुचारण, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग, अम्ल वर्षा का होना, वायु अपरदन, जल अपरदन, बाढ़ की स्थिति, भूस्खलन आदि महत्वपूर्ण कारक हैं। संरक्षण के उपाय जो किए जा रहे हैं, मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल, काई एवं मानव निर्मित यंत्र जैसे ग्रीन हाउस आदि से भूमि को ढक दिया जाता है, जिसे मृदा की आर्द्रता लंबे समय तक बनी रहती है। वैदिक कृषि। चौड़े समतल सोपान वैदिक तेज ढलान पर इस प्रकार की कृषि की जाती है ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। वैदिक कृषि में मृदा का प्रविष्ट प्रवाह व अपरदन कम होता है। ऐसी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। तीसरा उपाय है समुच्चय रेखीय जुताई करना। पवन की दिशा के विपरीत खेत की जुताई करना। पेड़ों की रक्षक मेखलाएं खेत के चारों ओर लगाना। आगे बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन का कृषि पर जो प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण कोई नई धारणा नहीं है, उपनिवेश काल में ही यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले व अन्य कृषि उत्पाद विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे एवं भारतीय किसानों को निर्यात कृषि फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली प्रमुख निर्यात वस्तु है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत में कपास क्षेत्र और आकर्षित हुए थे और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात करने लगे। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर निर्भर था या इसी पर फली फूली थी। आगे है चंपारण आंदोलन की शुरुआत नील की खेती के कारण हुई, क्योंकि नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोगी था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के बाद भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, कॉफ़ी, चाय, जूट, मसाले आदि की पैदावार होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ थी। आज भारतीय कृषि उपयुक्त समस्या से जूझ रही है। भारतीय कृषि को ज़्यादा लाभदायक बनाना है तो आयात और छोटे किसानों को स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप ये खाद्य पदार्थों में वृद्धि को पुनः नवीन हरित क्रांति से जोड़ना होगा।
जिससे भारत पुनः उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के साथ साथ विकसित देशों से स्पर्धा कर सके एवं देशों के लिए कृषि निर्यात पदार्थों में प्रमुख देश बन सके। आगे बात करते हैं राजस्थान में बदलता भूमि उपयोग। किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग मुख्यतः वहाँ किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों में बदलाव आने से भूमि उपयोग में भी बदलाव आता है। आर्थिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त क्षेत्र की जलवायु, स्थलाकृति, जल की उपलब्धता, जनसंख्या वृद्धि, मृदा, खनिज आदि का भी उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। मानवीय क्रियाकलाप और बढ़ती जनसंख्या के कारण राज्य की भूमि उपयोग में परिवर्तन हुए हैं। शहरों के निकटवर्ती गांव क्षेत्रों में सर्वाधिक भूमि उपयोग परिवर्तन देखा जा सकता है। ऐसी भूमि क्षेत्रीय विकास के साथ साथ धीरे धीरे अधिवास, उद्योग, परिवहन आदि में बदलती जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से मरुस्थली या भूमि में व्यापक भूमि का परिवर्तन हुआ है। जो भूमि पहले बेकार पड़ी थी, वर्तमान में उसी भूमि का उपयोग कृषि, नहर परिवहन, खनन और ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि संयंत्र लगाकर किया जा रहा है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा उनका होना मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तटों पर प्राचीन काल में आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे गांव शहरों में हुए, जैसे चंबल नदी पर रावतबाटा, कोटा खारी नदी पर विजयनगर, आसिंद, गुलाबपुर, बनास नदी पर नाहरद्वार, टोंक आदि शहर बसे हुए हैं। यहाँ कुल कृषि क्षेत्रफल के 29.5 भाग पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अतः सिंचाई की दृष्टि से यहाँ नदियों का महत्व अधिक है। रक्तहीन क्रांति या भूदान या ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्हें उनका सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। विनोबा भावे की गांधी के साथ ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश में एक गांव पंचमोली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे आर्थिक भरण पोषण के लिए भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उन्हें आश्वासन दिया कि यदि सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन अवश्य मुहैया करवाएंगे। अचानक रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने 30 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपने विचार पूरे भारत में कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीन को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान को रक्तदान क्रांति का नाम दिया गया। राजस्थान में भूमि सुधार। राजस्थान में भूमि सुधार के बारे में अपने बात करते हैं। सन 1949 में राजस्थान के गठन के समय 26,650 गाँवों में 60% गाँवों में ही जागीरी प्रथा, 20% गाँवों में महलवाड़ा प्रथा प्रचलित थी। इसलिए उस समय बेगार व मनमाने कर के माध्यम से किसानों का शोषण होता था। राजस्थान सरकार ने किसानों की जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने और शोषण मुक्त दिलवाने के लिए जो प्रयास किए, 1945 में राजस्थान काश्तकार संरक्षण अधिनियम जारी किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य किसानों की उनकी भूमि से बेदखल करने पर रोक लगाना था। लगान नियंत्रण हेतु 1951 में राजस्थान उपज लगान अधिनियम पारित किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य उपज का अधिकतम 6वां भाग लगान के रूप में लेना था तथा संविधान में प्रथम
संशोधन कर जमींदारी प्रथा को अवैध घोषित किया। 1952 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भूमि सुधार जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम पारित किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त कर देना था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस अधिनियम के द्वारा जागीरदारी व महलवार प्रथा का अंत कर किसानों को भूमि उपलब्ध करवाई गई तथा किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। भूमि जोतों पर कर अधिनियम सीमा कर का निर्धारण करने के लिए 1953 में भूमि जोत सीमा निर्धारण अधिनियम भी पारित किया गया। 1973 में इसे संशोधित करके भूमि जोतों को 4 भागों में बांटा गया: लघु जोत, सीमांत जोत, मध्यम जोत एवं वृहद जोत। इनके बारे में अपने पहले पढ़ के आ चुके हैं कि लघु जोत है वो 1 हेक्टेयर से कम, सीमांत जोत में 1 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर और वृहद जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक तक की भूमि। राजस्थान में कृषि विकास हेतु किए गए प्रयास। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को आधार बनाया, जिसमें पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई एवं कृषि से संबंधित अनेक विकास कार्यक्रम संचालित किए गए। हरित क्रांति के बारे में भी अपने जान लेते हैं। खदानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपनाई गई कृषि पद्धति को हरित क्रांति कहा गया। हरित क्रांति का जन्म अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में किया, इसलिए इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा गया। इस पद्धति को भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने खदान वृद्धि हेतु अपनाया, इसलिए इसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा गया था। इस क्रांति के तहत मैक्सिको से गेहूं, फिलीपींस से चावल मंगवाए गए तथा इनको कृषि सिंचाई के लिए उपलब्ध संसाधन वाले क्षेत्रों में बोया गया, जिससे उत्पादन में क्या है, अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भारत में 1966-67 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया, जबकि वर्तमान में राजस्थान में यह गंगानगर व हनुमानगढ़ में भी अपनाई जा रही है। तकनीकी प्रौद्योगिकी मिशन डॉक्टर सेम पित्रोदा की सिफारिश के उपरांत भारत में कृषि विकास के लिए तकनीकी मिशन एवं प्रौद्योगिकी मिशन सिद्धांत स्वीकार किया गया। इसके द्वारा कृषि के लिए निम्न उद्देश्यों को आधार माना गया: किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलवाना, मंडियों में मूल्य स्थिरता बनाए रखना, मंडियों में मूल्य स्थिरता के लिए स्थानीय उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना, व्यापारियों को कृषि से संबंधित सुविधा उपलब्ध करवाना। उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने निम्नलिखित तकनीकी मिशन अपनाए। पहला है राष्ट्रीय तिलहन तकनीकी मिशन 1986, राष्ट्रीय दलहन मिशन 1991, मक्का तकनीकी मिशन 1995-96, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06, राष्ट्रीय बांस मिशन, बेम्बू मिशन 2006-07। कृषि बीमा योजना, किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए फसल खराब होने पर मुआवजा उपलब्ध कराने हेतु कृषि बीमा योजना का संचालन किया गया। इसमें पायलट कृषि बीमा योजना शुरू की गई। भारत सरकार ने पहली बार 1974 में कृषि क्षेत्र में कृषि बीमा योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया। व्यापक कृषि बीमा योजना, पायलट कृषि बीमा योजना के निष्कर्षों के आधार पर 1985 में इसे बीमा योजना को लागू किया गया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यह योजना भारत सरकार ने 1993 में जबकि राजस्थान सरकार ने 2003 में लागू की। वर्षा बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत 2003-04 में राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में की गई। राजस्थान में यह योजना कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में चालू की गई थी। नोट: कृषि वित्त में सर्वाधिक योगदान व्यापारिक बैंकों का होता है। नाबार्ड कृषि वित्त का शीर्ष संस्थान है। भूमि विकास बैंक कृषि कार्यों के लिए केवल दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, सरकार किसानों को 3 प्रकार के संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाती है: अल्पकालीन ऋण 15 माह के लिए, मध्यकालीन ऋण 15 से 5 वर्ष के लिए, दीर्घकालीन ऋण 5 से 20 वर्ष के लिए। फव्वारा सिंचाई परियोजना 1990 में 91 में शुरू की गई।
जिसे वर्तमान में अमूल नीर परियोजना में शामिल कर लिया गया है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इस योजना की शुरुआत 1977-78 में केंद्र सरकार द्वारा गैर वन क्षेत्र में जलाने के लिए लकड़ी एवं पशु चारा प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। राजीव गांधी कृषक एवं साथी योजना, 9 दिसंबर 2009 को पूर्व संचालित राष्ट्रीय किसान जीवन कल्याण योजना को संशोधित करके इस योजना की शुरुआत की गई। नाबार्ड, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, किसानों को कृषि कार्यों से संबंधित ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था को पुनर्वृत्ति उपलब्धता करवाने का वित्तीय निकाय 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड संस्था की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि से संबंधित ऋण उपलब्ध करवाना है। दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1981 में, 1982 में, 1983 में और 1984 में। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी ही एक वीडियो आपके लिए लेके आते हैं जो आपके राजकीय सेवा में कार्यरत होने के लिए सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई वीडियो के प्रति सुझाव है तो कमेंट भी ज़रूर करें।